हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ टॉप 7 मोस्ट पावरफुल डंजन बॉस के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को जितने भी डंजन बॉस के बारे में बताने वाला हूँ वो सभी बॉस सोलो लेवलिंग हिस्ट्री के मोस्ट पावरफुल बॉसेस माने जाते हैं। तो अगर आप सभी इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। नंबर 7 पे आता है कारगल गैन। आई होप मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन सही किया हो, क्योंकि मुझे तो यही समझ में आया। ये एक एस रैंक हाई ऑर्क शामेन है जो कि आप सभी को सीजन 2 एपिसोड 6 के अंदर देखने को मिला था। अगर इसकी एबिलिटीज़ की बात करें तो वो है ग्रेविटेशन मैजिक, बैरियर मैजिक, पोजेशन, कन्वर्जन एंड लास्ट है एनहेंस्ड स्ट्रेंथ। सीजन 2 एपिसोड 5 के अंदर जब सन क्यूहोन अपनी ए रैंक हंटर टीम को लीड करते हुए जब वो सभी उस डंजन के अंदर जाते हैं तब उनका सामना हाई ऑर्क आर्मी से होता है, जहां पर उन सभी को बंदी बनाते हुए वो सभी हाई ऑर्क लीडर के पास लेकर जाते हैं जिसका नाम कारगल गैन होता है। ये सभी जो हाई ऑर्क्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इनका जो लीडर होता है वो भी एक एस रैंक जितना पावरफुल होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे संग जिनवू ने एज अ माइनर उस टीम को ज्वाइन किया था, तो जब ऐसी मुसीबत आती है इस टीम के ऊपर तो सन जिनवू सामने आता है और उस डंजन के अंदर जितने भी हाई ऑर्क्स होते हैं उन सभी को अपनी शैडो आर्मी की मदद से बड़ी आसानी से ख़त्म करता है। और जब वो लीडर से फाइट करता है, मतलब कारगल गैन से फाइट करता है, तब वो बैटल हमेशा से वन साइडेड रहती है, जिसकी वजह से कारगल गैन डिफीट हो जाता है। उसके बाद संग जिनवू उसे अपनी शैडो आर्मी में ज्वाइन कर लेता है और उसका नाम टस्क रखता है। नंबर 6 पे आता है बैरन, किंग ऑफ डीमन। इसे हमें एपिसोड नंबर 20 में दिखाया गया था सीजन 2 के अंदर। जिनवू को जब एक्सिलियर ऑफ लाइफ चाहिए था तब उसने कासिल के डंजन में एंटर किया था, जहां पे उसे 100 फ्लोर पे किंग ऑफ डीमन बैरन मिला था। बैरन एक वाइट फ्लेम मोनार्क है जो कि एक पावरफुल एंशिएंट मॉन्स्टर है। उसने अपने एलाइज को बिट्रे किया था, इसलिए उसे मिटा दिया गया। जिनवू ने डीमन कासिल के लास्ट फ्लोर में जिस बैरन से फाइट किया वो बस उसका क्लोन था, लेकिन उसके क्लोन होने के बावजूद भी बैरन ने काफ़ी अच्छी फाइट दी जिनवू को। अगर उस टाइम रियल बैरन जिनवू से फाइट कर रहा होता तो यहाँ पर जिनवू को सीरियस इंजरीज हो सकती थी, क्योंकि जो बैरन है डीमन किंग वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसी के साथ उसे सीरियस बैटल्स करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बैरन की एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो वो है लाइटनिंग ब्रेथ और हेल आर्मी। नंबर 5 पे आता है बारूका, जो कि रेड गेट डंजन का बॉस है। अगर आप सभी को याद हो तो सीज़न 1 के लास्ट एपिसोड के अंदर हमें ये देखने को मिला था कि जिनवू टैंक नामक एक ए रैंक हंटर के साथ उस गेट में एंटर करता है। उस डंजन में एंटर करने के बाद हमें ये बात बताई जाती है कि रेड गेट डंजन वो डंजन होता है जिसमें हमारा रियल वर्ल्ड से कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। जब तक वो डंजन अपने आप में ही ख़त्म नहीं हो जाता या फिर उसके बॉस को ख़त्म नहीं कर दिया जाता, तब तक हम अपने रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो टैंक उस टीम का लीडर होता है वो 2 ग्रुप में अपने टीममेट्स को डिवाइड कर देता है और जो पावरफुल हंटर्स होते हैं उनके साथ वो आगे बढ़ जाता है और जितने भी नॉर्मल हंटर्स बचते हैं वो सभी जिनवू के साथ रहते हैं। कुछ टाइम बाद टैंक के साथ जो हंटर्स होते हैं उन्हें आइस एल्फ्स ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जिनवू के साथ जो हंटर्स होते हैं वो सभी सेफ रहते हैं। इसी चीज़ को देखने के बाद जो टैंक होता है वो पागल सा हो जाता है और इस चीज़ को देखते हुए वो जिनवू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जहां पर जिनवू से ख़त्म करके अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है और उसे नाम देता है टैंक। इसके तुरंत बाद ही जो आइस एल्फ का लीडर बारूका होता है वो भी वहां पे आ जाता है और फिर इसके बाद जिनवू और बारूका के बीच में फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। जो बारूका होता है वो जिनवू को काफ़ी अच्छी फ़ाइट देता है, लेकिन अंत में जिनवू इग्रिस का यूज़ करते हुए और टैंक का यूज़ करते हुए उस बैटल को आसानी से जीत जाता है। जिनवू यहाँ पे बारूका को अपना सोल्जर बनाना चाहता था, लेकिन वो इस चीज़ में फेल हो जाता है क्योंकि सिस्टम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। अगर बारूका की एबिलिटी के बारे में बात करें तो वो है स्टील्थ। नंबर 4 पे आता है एंड किंग,
ये एक एस रैंक इंसेक्ट टाइप मैजिक बीस्ट है। अगर इसकी एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो वो है ग्लूटोनी, साइज मैनिपुलेशन, हीलिंग मैजिक, पैरालिसिस पॉइजन और आइस मैजिक। जेजू आइलैंड की 4th रेड स्टार्ट होने से पहले जो एंट क्वीन होती है वो एंट किंग को बर्थ देती है। एंट किंग कुछ ही दिनों के अंदर अपनी पावर ग्लूटोनी का यूज़ करते हुए ह्यूमन लैंग्वेज और बाकी चीज़ें सीख जाता है और अपनी इस पावर की मदद से वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करके उनकी पावर को इनहेरिट नहीं करता बल्कि उनकी नॉलेज को भी इनहेरिट करता है। अगर जिन्वू को आने में थोड़ा और भी लेट हो जाता तो जो एंट किंग है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता, क्योंकि उसने जितने भी एस रैंक हंटर्स थे उन सभी को ख़त्म नहीं किया था, बस कुछ ही एस रैंक हंटर्स को उसने ख़त्म किया था। तो आप सभी यहाँ पे ये बात मान सकते हैं कि जो जिन्वू की टाइमिंग थी वो एंट किंग के लिए काफ़ी गलत थी, नहीं तो शायद एंट किंग यहाँ पर सबसे बड़ा थ्रेट बन सकता था। नंबर 3 पे आता है कांडियारू, क्रिएटर ऑफ द सिस्टम। अगर इसकी एबिलिटीज़ की बात करें तो वो है स्टैचू मैनिपुलेशन, सिस्टम मॉडरेशन, कन्वर्जन और रूलर्स अथॉरिटी। कांडियारू उस डबल डंजन का बॉस है जहां पर एपिसोड 1 के अंदर ही जो जिन्वू था उसने अपने फर्स्ट लाइफ को खो दिया था और सेकेंड लाइफ में एज अ प्लेयर निकलकर बाहर आया था। कांडियारू एक एस रैंक डिमोनिक स्पेक्टर टाइप मैजिक बीस्ट है जो कि ह्यूमन के प्रति ब्लड लस्ट रखता है और उसे ह्यूमन को तड़पाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। नंबर 2 पे आता है कामिश, द फर्स्ट एस रैंक डंजन बॉस। अगर इसकी एबिलिटीज़ की बात करें तो वो है ड्रैगन्स फियर, ड्रैगन्स ब्रेथ और कन्वर्जन। उस टाइम पे कामिश ऐसा पहला एस रैंक डंजन बॉस था जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका की तरफ डंजन ब्रेक की वजह से बाहर आया था, जो कि ह्यूमन के प्रति इंटेंस ब्लड लस्ट रखता था और उसके डिस्ट्रक्टिव पावर के तो क्या ही कहने। जो वहाँ की सरकार थी उसने अराउंड द वर्ल्ड 100 बेस्ट हंटर्स को कलेक्ट किया और कामिश को रोकने के लिए भेजा, लेकिन कामिश इतने से ही कहाँ रुकने वाला था। जिस टाइम पे कामिश को हराया गया उस टाइम तक पूरे नेशनल एफर्ट को लगाकर कामिश को बीट किया गया था और उस टाइम तक टोटल 1 लाख सिविलियंस मारे गए थे और टोटल 100 ऑफ एस रैंक हंटर्स को ख़त्म कर चुका था कामिश। सोलो लेवलिंग वर्ल्ड के अंदर कामिश के अलावा कभी भी कोई भी ऐसा डंजन ब्रेक नहीं हुआ जो कि कामिश जितनी तबाही ला सके और ये कोई सरप्राइज करने वाली बात भी नहीं है। और इसके अलावा कामिश को नाम दिया गया ह्यूमन की सबसे बड़ी आपदा। नंबर 1 पे आता है लीगिया, मोनार्क ऑफ द बिगनिंग। अगर इसकी एबिलिटीज़ की बात करें तो वो है स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन एंड प्लेज ऑफ ट्रस्ट। लीगिया किंग ऑफ जाइंट्स है जो कि ऐसी एंशिएंट मॉन्स्टर रेस से बिलोंग करता है जिसे क्रिएट किया था एब्सोल्यूट बीइंग ने। लीगिया काफ़ी ज़्यादा चालाक और रूथलेस था। इसके अलावा वो ह्यूमन के प्रति एक ऐसी ब्लड लस्ट रखता था जो कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लीगिया को 1000 ऑफ ईयर्स पहले ही कैप्चर कर लिया गया था। जब टोक्यो के अंदर एक एस रैंक गेट अपीयर होता है तब वहाँ पे जिन्वू उस गेट के अंदर जाता है और जो लीगिया होता है वो वहाँ पे बंधा होता है और उसे पता चलता है कि वो इस डंजन का बॉस है, जहाँ पर लीगिया उसे मैनिपुलेट करने का ट्राई तो करता है लेकिन जिन्वू उसके झांसे में ना आकर उसे ऑन द स्पॉट मार देता है। तो दोस्तों यही थी आज की ये वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी और अगर आप सभी को बैकग्राउंड में जो भी नॉइज़ेस आई हों आई होप आप सभी ने उसको इग्नोर किया होगा और मेरी इस वीडियो को लाइक किया होगा और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आगे आने वाले फ्यूचर में ऐसी वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।